मतलब की बात तो हर कोई सुनना चाहता है दोस्तों, लेकिन यदि हम बात का मतलब समझना शुरू कर दें, तो जीवन की आधी समस्याएं तो खत्म हो जाएं और आधी समस्याएं लगभग सुलझ जाएं। समस्या यही है कि हम मतलब की बात तो सुनते हैं, लेकिन बात का मतलब समझने का प्रयास नहीं करते। खैर छोड़िए, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है जुलाई माह में। दो बेसिकली हम दो सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। एक तो राहु देव जो कि आपकी पत्रिका के 11th हाउस में अर्थात लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, उन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। साथ ही साथ 27 जुलाई को शनि महाराज वक्री होने वाले हैं। इन दोनों परिस्थितियों का, इन दोनों ग्रहों का जो चेंज हो रहा है, ये हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से अपना प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि ये परिवर्तन काफी लंबा है ना? और जब भी कोई परिवर्तन एक लंबे समय तक चलता है, तो उसका प्रभाव हम पे ज्यादा दिनों तक असर दिखाने वाला रहता है। कहाँ पर हमें कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, किन चीजों को करके हम अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। सबसे पहले तो हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, जिनका की जन्मदिन जुलाई माह में पड़ता है, उन सभी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो मेरे पीछे एक का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न मेष है या फिर आपकी राशि मेष है। राहु देव वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव आपकी पत्रिका के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है। गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में उच्चस्थ होकर चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति को आज के डिस्कशन में शामिल करना जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके राहु महाराज की। राहु महाराज ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और अगले वर्ष 10 अप्रैल 2027 तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। मंगल का नक्षत्र होता है धनिष्ठा नक्षत्र। हमारे 27 नक्षत्रों की श्रेणी में 23वें नंबर पे जो नक्षत्र आता है वो धनिष्ठा है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, धन देने वाला नक्षत्र है ये। और राहु जैसा प्लेनेट जब इस नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेगा, राहु को ऐसे ही कलयुग का राजा कहा जाता है ना? ये आपकी पत्रिका में यदि भाव आधारित ट्रांजिट की बात की जाए, तो इस समय दो प्लैनेट का ट्रांजिट सबसे शानदार चल रहा है मेष राशि में। एक आपके राहु महाराज का, जो कि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा आपके गुरु महाराज का। ये दोनों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, यदि आपकी दशा अंतरदशा सही प्लैनेट की चल रही है, तो यकीन मानिए कि धमाल होने से कोई रोक नहीं सकता। राहु महाराज बेसिकली 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं राहु को, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। गुरु के समान ही इन्हें भी दृष्टियां प्राप्त होती हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। राहु की पंचम दृष्टि जो है, ये आपके तीसरे घर पर पड़ेगी, आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। इस बात को समझिएगा कि राहु जो है जिस नक्षत्र में गोचर करने जा रहा है, वो मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ में ये मंगल महाराज आपके अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। तो अब राहु महाराज जो काम करेंगे, वो न सिर्फ इन 3 भावों पे करेंगे, बल्कि इन 2 भावों पर और भी करेंगे। मंगल सेनापति है ग्रहों का, देव ग्रहों का, दैत्य ग्रहों का नहीं, देव ग्रहों का सेनापति है। आत्मविश्वास, त्वरित कार्यवाही, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, किसी भी परिस्थितियों से जूझकर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की क्षमता, ये मंगल का नैसर्गिक कारकत्व है, नैसर्गिक गुण है।
जब मंगल और राहु का समावेश हो जाए आपस में, तो फिर ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसमें आप 3x कर दीजिए। मतलब ये चीजें 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि अति हमेशा खराब होती है। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक यदि ये देखा जाए, तो राहु के धनिष्ठा में गोचर करने के दौरान आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी चेंज हुई है। आप जो पहले जो पहले किन्हीं चीजों को इग्नोर कर दिया करते थे, अब आपने उन चीजों को ग्रैप्स करना शुरू कर दिया है। आपने तो ग्रैप्स करना शुरू किया ही किया है, आप लोगों की निगाह में भी आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है, आपकी कार्य प्रणाली में इस तरह का परिवर्तन आएगा कि आप लोगों की भीड़ में से उठकर सामने दिखाई देंगे। तो जब आप लोगों की भीड़ से निकलकर सामने आएंगे, तो लोग आपको पकड़ना शुरू करेंगे। पकड़ना इन द सेंस, गुड सेंस में, है ना। लोग आपकी बात को सुनना शुरू करेंगे, लोग आपकी बात को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे। यदि आप टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए काम करते हैं, यदि आप टेली कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम करते हैं, यदि आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जो कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र से है, या फिर जिसमें आपको विजुअलाइजेशन मिलता है, मतलब लोग आपको देख पा रहे हैं। एक तो होता है कि पर्सनली फेस टू फेस जाकर मिलना, दूसरा उस सेंस में जिसमें कि आप मुझे देख पा रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन है ना। तो यदि आपकी मेष राशि है और आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी तकनीकी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और लाभ छोटा मोटा नहीं होगा, लाभ बड़ा लाभ होगा, क्योंकि जब भी राहु जुड़ जाए, तो वहां पर छोटी चीजों की संभावना तो बचती नहीं है। फिर जो भी कुछ होगा, बड़ा होगा, अप्रत्याशित होगा, अनएक्सपेक्टेड, है ना। तो यहां पर ये थर्ड हाउस के आपके रिजल्ट्स हैं। अब बात आती है कि राहु की साहब एक दृष्टि तो आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है, एक दृष्टि आपके नवम भाव पर भी पड़ रही है। राहु प्लेनेट के साथ में एक खूबसूरती ये है कि राहु लड़कों की शादी करा देता है। अच्छा राहु हो चाहे बुरा राहु हो, अगर दशा में चल रहा है, तो राहु शादी जरूर करा देता है कि बेटा कहाँ जा रहा है, आ तुझे जिंदगी की मझधार में मैं पटकता हूं लाके। तो ये राहु की एक क्वालिटी है। लेकिन जब राहु जैसा प्लेनेट आपके 11th हाउस में बैठे और सप्तम भाव से आपको पंचम भाव को देखे, पंचम भाव बेसिकली हमारे रिलेशंस को दिखाता है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है। सप्तम भाव विवाह संबंध को दिखाता है, भागीदारी को दिखाता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ हो। यदि आपकी कहीं शादी की बात चल रही है या फिर आपके संतान की शादी की बात चल रही है, तो वहां पर आपको डबल चेक करने की जरूरत है। क्योंकि राहु जो है वो भ्रम भी पैदा करता है, इल्यूजन का कारक है ना, इल्यूजन क्रिएट करता है। जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, जो राहु दिखाता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अपने या अपने संतान के विवाह संस्कार की बात करने जा रहे हैं, उस रिश्ते को कम से कम डबल चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई धोखा हो जाए। साथ ही यदि आप अपने दोस्त की बातों पर आकर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस आप लोगों ने प्लान कर रखा है, बड़ा बिजनेस, इस समय छोटा मोटा कुछ नहीं होगा, बड़ा बिजनेस इस आप करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट होगा और ये रिजल्ट आएगा, हम साल भर में आसमान छू लेंगे, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो कम से कम 2 बार उसको चेक करें। राहु की, चूंकि राहु आपके लग्नेश को एक्टिव कर रहा है, तो जहां फर्स्ट हाउस में आपके ये चेंजेस आपकी करेक्टरिस्टिक के मैंने बताया, वहीं राहु आपके 8th हाउस को भी एक्टिव करेगा, जिसके स्वामी मंगल महाराज होते हैं।
अकल्ट से रिलेटेड आप लोगों की, यदि आप मेष राशि या लग्न के हैं, अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड आप लोगों का रुझान अकस्मात बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चाहे वो वास्तु के क्षेत्र में हो, चाहे ज्योतिष के क्षेत्र में हो, चाहे तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हो। आपका अष्टम भाव जागृत हो रहा है। जब अष्टम भाव जागृत होता है तो आदमी इन क्षेत्रों में अपनी रुचि जाहिर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे जातक ऐसे होंगे जो कि अप्रैल 2027 तक के दौरान या तो कंसल्टेशन करेंगे या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे। वो इन चीजों से रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा अष्टम भाव जो है ये रहस्यों का है। इसको पाताल का भाव भी कहा जाता है, बहुत से लोग इसे मृत्यु का भाव भी कहते हैं, जबकि बेसिकली ये आपके देखा जाए तो रहस्यों से भरा हुआ है। आप किसी भी चीज को किस लेवल पर जाकर एनालाइज करते हैं। ये अकल्ट भी जो है ना, ये जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ये भी एनालिसिस है। तो आप जिन चीजों का एनालिसिस करते हैं वो सारी आपके अष्टम भाव के अंतर्गत आ जाती हैं। अब उसमें टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो कि फाइनेंस सेक्टर में जुड़े हुए लोग बाग हैं वो हो सकते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग बाग हो सकते हैं, उत्खनन से संबंधित लोग बाग हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पैरों के नीचे जो है वो सब पाताल है ना। अष्टम भाव वही दिखाता है। तो यहाँ पर जो है कि इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, उत्खनन, माइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कंप्यूटर की कोडिंग भी इसी में आ जाती है। लाभ मिलेगा आप लोगों को, ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, अब 27 जुलाई 2026 को शनि महाराज वक्री होने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। शनि जो वक्री हो रहे हैं वो आपके रेवती नक्षत्र में हो रहे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। ये बुध महाराज आपकी पत्रिका में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ छठवें घर के स्वामी भी होते हैं। मैं आपको राहु से रिलेटेड उपाय भी बताऊंगा। अगर राहु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको उपाय भी मिलेंगे। पहले बात कर लेते हैं शनि देव की। शनि देव का ये जो वक्रत्व है ये आपको उन चीजों की तरफ इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, जिन्हें आप कहीं पीछे छोड़ तो नहीं आए हैं अधूरा। क्योंकि ये जो शनि महाराज 10 अक्टूबर तक, सॉरी 1 अक्टूबर 2026 तक ये रेवती नक्षत्र में चलेंगे। तत्पश्चात वक्री गति में ही ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये शनि का गोचर जो है ये आपको उन चीजों को, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कह रहा है जो अभी कहीं पेंडिंग है। यदि ऐसा कुछ है तो शनि के वक्रत्व काल के दौरान आपको उन चीजों को पीरियडिटी बेसिस पे निपटा लेना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा जब आपकी साढ़े साती का शुरुआत होने वाली थी 29 मार्च से, तब मैंने आपसे आपके वीडियो में, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, कि मैंने आपसे ये कहा था कि शनि का साढ़े साती का ये प्रथम चरण ये मेष राशि वालों को उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अभी वक्रत्व के दौरान भी परेशान नहीं करेगा, इस बात को समझिएगा। क्योंकि शनि जो है वो गुरु की राशि में जाकर बैठे हुए हैं, गुरु चौथे घर में अब आ गए हैं और अपनी नवम दृष्टि से शनि को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इस समय में चीजें यदि आपने पेंडिंग छोड़ दी, यदि आप राहु के मायाजाल में उलझ गए और आपने उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया, तो जब शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस में अगले साल आएंगे, ये जो वक्त चलेगा, ये वक्त, ये 2.5 साल वाकई में आपको तकलीफ देने वाला रहेगा। तो जितनी चीजें हैं, जितनी आपकी पेंडेंसी चल रही है, उसको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करें। कोई बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, कोई अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर शनि जब तक रेवती नक्षत्र में है ये आपको लोन दिलाने में आपकी मदद कर देंगे। विदेश जाना चाहते हैं, प्रयासों में तेजी लाइए।
देखिए, कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है और यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है। अब शुभ स्थिति और अशुभ स्थिति जाँचने का एक बड़ा आसान सा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यदि शनि आपकी पत्री में नीच का होके बैठा हुआ है तो वो अशुभ है। या फिर शत्रु नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है तो वो प्रॉब्लमैटिक है। अदरवाइज़ यही शनि आपको विदेशों से संपर्क बनवा सकता है, आपके विदेश जाने के रास्ते, मार्ग खोल सकता है, विदेशों से होने वाले व्यवसाय में आपको लाभ दिला सकता है। जितनी चीज़ों को आप निपटा सकते हैं, उतनी शीघ्रता से आपको निपटाना चाहिए। राहु जिस धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, ये बेसिकली अ, ये जो नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्रों की श्रेणी में 23वां नक्षत्र है। इसका जो शेप है जब हम तारामंडल में देखते हैं, तो ये डमरू जैसा है या फिर कहें तो मृदंग के आकार का है। नाम से ही स्पष्ट है कि धन देने वाला नक्षत्र है ये। अब आपकी पत्रिका में राहु का ट्रांजिट तो बड़े शुभ भाव में हो रहा है, लेकिन राहु की स्थिति अब कैसी है? शुभ है या अशुभ है? शुभ है तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। यदि अशुभ कंडीशन में है, तो आप यदि दीक्षित हैं, अर्थात आपने किसी गुरु से दीक्षा ली हुई है, तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप इस पूरे ट्रांजिट के दौरान करना चाहिए, मतलब अभी से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक। और यदि आप दीक्षित नहीं हैं, तो फिर आपको सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सावन माह श्रावण माह शुरू होने वाला है। शिवलिंग पर जितना आप जलाभिषेक कर सकते हैं, उतना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ ही साथ नीले रंग के फूल, जिसको कि विष्णुकांता कहते हैं, बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में ये बहुत होता है। बहुत खूबसूरत सा फूल होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। यदि आप ये विष्णुकांता के पुष्प शनिवार के दिन शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं, राहु यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, तो आपको कम से कम खराब रिजल्ट नहीं देगा। देखा जाए तो राहु का गोचर जो है, सबसे बेस्ट हाउस में हो रहा है, मेष राशि में। यदि वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।